हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम शर्मा और ये इतिहास विषय की क्लास है। बीए फाइनल ईयर, प्रथम प्रश्न पत्र। हम 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की परिस्थितियों का विश्लेषण अपने इस टॉपिक के अंदर करेंगे और इस संदर्भ में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये जो पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि की जो परिस्थितियाँ थी, जो परिवेश था, वो क्या था और उसने आगे की घटनाक्रम को किस प्रकार से आगे के घटनाक्रम के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मुग़ल साम्राज्य का उत्तरवर्ती काल था और अपने उत्तरवर्ती काल में मुग़ल साम्राज्य को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों ने धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य को पतन के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। इस सारी प्रक्रिया में अनेक प्रकार के घटक या कारण उत्तरदायी थे, जो हमने इससे पहले अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़े होंगे। तो उस पर हम सिर्फ एक दृष्टिकोण डालेंगे। एक के बाद एक अयोग्य उत्तराधिकारियों की श्रृंखला के मद्देनज़र हम सभी जानते हैं कि प्रशासनिक और संसाधनों के स्तर पर मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया और मुग़ल साम्राज्य का पतनोन्मुख होना एक प्रकार से जो केंद्रीय शासन व्यवस्था भारत में चल रही थी, उसका पतनोन्मुख होना था। और जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, जब आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा या मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा, कि जब केंद्रीकृत शासन व्यवस्थाएं भंग होती हैं तो उस साम्राज्य की व्यवस्था में निहित कमजोरियां प्रकट होती हैं और उस सभी के संदर्भ में एक प्रकार से स्थानीय या क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रबल होती हैं और साम्राज्य जब विघटन की ओर अग्रसर होता है तो ये क्षेत्रीय शक्तियाँ स्वतंत्र अस्तित्व ले लेती हैं और धीरे धीरे से राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन आने लगा है। तो वही समस्त घटनाक्रम मुग़ल साम्राज्य के साथ भी हुआ। उत्तराधिकारियों की अयोग्यता और स्वयं साम्राज्य का जो प्रशासनिक एक प्रकार से कह सकते हैं कमजोरियां थी या संसाधनों पर जो हद से ज़्यादा एक भार आ गया था, उसके मद्देनज़र जो पुरातन व्यवस्था थी, चूँकि उसमें परिवर्तन नहीं किए गए तो उस व्यवस्था की परिवर्तन न होने के कारण एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय ताकतें थी उन्हें प्रबल होने का मौका मिला और ऐसे में दरबारी गुटबंदी अभिजात वर्ग की अपनी महत्वाकांक्षाओं ने भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। नवीन प्रकार की चुनौतियां साम्राज्य के समक्ष उपस्थित की और उस सभी चुनौतियों को साम्राज्य सहन नहीं कर पाया और धीरे धीरे अपने पतन के मार्ग पर अग्रसर हो गया। तो इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि मुग़ल साम्राज्य के अनेक भूभागों में नवीन राज्यों का उत्थान हुआ। इन राज्यों में जो प्रमुख राज्य थे, जैसे दक्कन में निज़ाम जिस साम्राज्य की स्थापना हुई, जिन्हें इसी प्रकार से अवध में सादत खान ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। रोहेली और मंगश पठानों ने गंगा घाटी की उपजाऊ भूभागों पर अपने रोहेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से राज्यों की स्थापना की। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई। राजपूत शासकों ने भी अपनी जो प्रभाव था, प्रभुत्व था और स्वायत्ता थी, उसको बढ़ाया। जाटों के नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई और सम्राट सूरजमल के नेतृत्व में उन्होंने अपनी इस साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। सिखों ने भी जब केंद्रीय सत्ता बिल्कुल समाप्त हो गई नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से, तो सिख मिसरों ने जो पंजाब और सिंध के उपजाऊ भूभाग थे, वहाँ सिख साम्राज्य का विस्तार किया और इस भूभाग में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सबसे बड़ा जो साम्राज्य स्थापित हुआ वो पश्चिम, मध्य और दक्कन के इलाके में मराठों का साम्राज्य था और मराठी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुग़ल केंद्रीय सत्ता के बाद में दूसरी प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि साम्राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों के साथ साथ जो उपजाऊ भूभाग था वहाँ भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इससे संसाधन जो थे साम्राज्य के, मुगल साम्राज्य के, वो और भी अधिक क्षीण हो गए और इन संसाधनों का विभाजन अनेक राज्यों में हो गया। जैसे कि अवध एक संसाधनों से प्रचुर राज्य के रूप में स्थापित हुआ। वहीं बंगाल की बात करें तो हम सभी जानते हैं और आगे हम पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय कि बंगाल कितना समृद्ध और अति महत्वपूर्ण भूभाग था। और जब हम मराठा शक्ति की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब मराठों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया और उसे आगे तक बढ़ाया तो मराठा साम्राज्य के संसाधनों का काफ़ी अधिक मात्रा में विस्तार हुआ। तो या हम पंजाब के भूभाग की बात करें, सिंध पंजाब में सिखों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, या दिल्ली के समीपवर्ती भूभाग में जाटों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सारी टेंडेंसी हमें क्या बता रही है कि इन नवीन राज्यों का उत्थान उन्हीं जो संसाधन कभी मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं संसाधनों का अब विभाजन हो गया इन नवीन राज्यों और शक्तियों के अभ्युदित होने से। और ये इनकी अभ्युदय मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ। तो उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तरफ एक केंद्रीय शासन सत्ता विखंडन के दौर में जा रही है, उसके पास योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, उसके पास में उसका प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है, उसकी आर्थिक तंत्र चरमरा गया है। और ऐसे में उसी के भग्नावशेषों पर नवीन समृद्ध राज्यों की स्थापना हो रही है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो मराठा साम्राज्य है, चाहे वो अवध है, चाहे वो सिख साम्राज्य है। तो इन नवीन राज्यों की, नवीन शक्तियों की ये शक्तियाँ सामने आ रही है। अब ये जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रही हैं, हम सभी जानते हैं कि जब केंद्रीय शासन सत्ता अपने विघटन के दौर में जा रही है और ये नवीन शक्तियाँ भारतीय राजनीति के पटल पर उभरकर सामने आ रही हैं, तो इन सभी में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की, अपनी मजबूती को साबित करने की जो होड़ और एक महत्वाकांक्षा हमें दिखाई देती है, चाहे वो निज़ाम है। तो इन सभी में जो हमें अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर एक दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करने की जो होड़ स्थापित होती है, वो भी केंद्रीय शासन की वापस से स्थापना न होने देने का एक मेजर रीज़न रहती है। क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ झगड़े में या सीमा विवादों में या एक दूसरे के को कमतर बताने में लग जाती है। तो ऐसे में इन सभी के संसाधन भी एक दूसरे की शक्ति को सीमित करने में और सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगते हैं। तो ये क्या होता है, इससे जो राजनीतिक शक्ति है, जो केंद्रीय शक्ति के रूप में किसी को उभरना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश केंद्रीय सत्ता है वो तो पहले से ही वीक है। इन सभी परिस्थितियों के मद्देनज़र क्या होता है कि जो देश की उत्तर पश्चिमी सीमा थी वो असुरक्षित हो गई, क्योंकि उसकी सुरक्षा के जो प्रबंध किए जाने थे, उसकी इच्छा शक्ति और उसके लिए जो आर्थिक और सैन्य संसाधनों की ज़रूरत थी वो केंद्रीय सत्ता के पास नहीं थी। तो वो उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो गई और उसकी असुरक्षा की वजह से जो नवीन परिस्थितियाँ 18वीं शताब्दी के मध्य में उभरी वो थी कि इस मार्ग से विदेशी शक्तियों का देश पर आक्रमण हुआ। चाहे वो नादिर शाह का आक्रमण के रूप में आक्रमण हुआ है, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है। और इसका समापन पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आक्रमणों की श्रृंखला आरंभ हुई और 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध पर जाकर ये समाप्त हुई, इसने जो बची कुची केंद्रीय सत्ता की शक्ति थी उसको और अधिक क्षति पहुंचाई। साथ ही जो मुगलों की शक्ति के बाद में मराठाओं का जो उभार हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो प्रमुख शक्ति या एक केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना कर पाएंगे, तो उसको भी सीमित कर दिया। क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के समक्ष
मराठा शक्ति को हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से उनके संसाधन, उनकी बढ़ती शक्ति पर भी अंकुश लगती है। तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों का उभार और केंद्रीय सत्ता की विखंडता ने विदेशी शक्तियों को आक्रमण के लिए प्रेरित किया, मार्ग प्रशस्त किया और उनके आक्रमण से देश की राजनीतिक अस्थिरता और अधिक बढ़ी, देश की आर्थिक संसाधनों पर और अधिक भार बढ़ा। वहीं इस सारे परिदृश्य ने एक नवीन परिदृश्य को और जन्म दिया कि इसी समय में अनेक यूरोपियन कंपनियों का देश में आगमन हुआ। अब ये व्यापारिक उद्देश्य से आई और चूँकि राजनीतिक और प्रशासनिक जो सत्ताएं थी वो अभी तक आगे की परिस्थितियों का सही से आकलन नहीं कर पाई। ऐसे में इन कंपनियों को अपने व्यापार के लिए अच्छी से अच्छी सहूलियतें मिली और ये व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाईं और धीरे धीरे, जैसा कि आप सब और हम लोग सभी जानते हैं कि इन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन का भारतीय इतिहास पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो ये 18वीं शताब्दी के मध्य का भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य था, जो हम देख रहे हैं कि बेहद जटिल था। और इसी परिदृश्य से आगे हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, इसी पृष्ठभूमि में होती है। तो हम आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा मराठा संघ को लेकर है उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम जो यूरोपियन शक्तियों के भारत आगमन के बाद आधुनिक भारत में किस प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाक्रम परिवर्तित हुए या आगे बढ़े, उस सभी का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।